So we are finally at the last video of this amazing revision series where we revised all ICI case-based MCQs given in the ICI MCQ booklet, right? And I hope you liked the videos, liked the revision series, and do let me know in the comment section in this last video how much you enjoyed and what are the areas of improvement, if at all any, which is required, right? So without wasting any more time, this is the last video. We'll complete case study number 37, 38, 39 and last case study number 40. So in this case study 37, they've given the first point is the AFUR had not obtained a written confirmation of compliance with its policies and procedures on independence from all firm personnel for the past two financial year. So what's the story behind this case study is that the AFUR audit firm under review, there is going to be conducted quality review हो रहा है यहाँ पे, और जो ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू है उसने रिटर्न कंफर्मेशन लेना चाहिए एज पर एसक्यूसी 1। तो भैया रिटर्न कंफर्मेशन लेना ही चाहिए एज पर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑल फर्म। भले ही तुमको 5 साल के लिए अपॉइंट कर दिया गया एज एन ऑडिटर, लेकिन तुमको हर साल अपनी टीम से सबसे रिटर्न कंफर्मेशन लेना पड़ता है कि तुम सब इंडिपेंडेंट हो ना, तुम सब ऑडिटी क्लाइंट से इंडिपेंडेंट हो ना, आपस में सब इंडिपेंडेंट है ना। ये इसके लिए रिटर्न कंफर्मेशन लेने की रिक्वायरमेंट होती है एसक्यूसी 1 में, जो कि नहीं ली गई है फॉर द लास्ट टू फाइनेंशियल ईयर। तो इसकी रिपोर्टिंग होगी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 में देखो कि वेल एन एसोसिएट शुड हैव ऑब्टेन रिटर्न कंफर्मेशन ऑफ कंप्लायंस विद इट्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑल इट्स फर्म पर्सनल एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ विच स्टैंडर्ड एंड इट व्हाट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, कितने हर साल लेना है। मैंने बताया हर साल लेना है, एज पर एसक्यूसी 1 बोलते हैं हर साल लेने के लिए। तो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एसक्यूसी 1 एटलीस्ट एनुअली वेल एन एसोसिएट शुड हैव ऑब्टेन अ रिटर्न कंफर्मेशन फ्रॉम ऑल इट्स फर्म एंड पर्सनल। देखो ऐसे 220 में ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं, जो 7 साल वाली रिक्वायरमेंट, 60 डेज वाली रिक्वायरमेंट, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वाली जो जो थी ना रिक्वायरमेंट, वो सब एसक्यूसी 1 में। 220 में कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं। एसक्यूसी 1 में ये सारी रिक्वायरमेंट है कि एनुअली तुमको रिटर्न कंफर्मेशन लेना है रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम रिगार्डिंग योर अफूर, वेदर ऑल द ऑडिट टीम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्लाइंट और नॉट एंड एवरीथिंग। एंड दूसरी बात, ऐसे 220 में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा देखो क्वेश्चन नंबर ये वाला देखो, फॉर टू ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट्स ऑफ द अफूर नो एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन वर अवेलेबल फॉर द सेम एंड एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द पार्टनर। देखो अफूर का पार्टनर क्या बोल रहा है कि आफ्टर रिटेनिंग देम फॉर 4 years एंड 6 years, मतलब दो ऑडिट एंगेजमेंट है, मान लो एक ऑडिट एंगेजमेंट का नाम ए कर दिया, मैंने इसको 4 साल तक संभाला और बी को 6 साल तक संभाला। भैया एसक्यूसी 1 में दिया हुआ है तुमको 7 साल तक संभालना है, तो इसको तुमको 3 साल तक और संभालना चाहिए था, और इसको तुमको 1 साल तक और संभालना चाहिए था। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि हाउ मेनी ऑडिट एंगेजमेंट्स ऑफ सॉरी फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी मोर ईयर्स, कितने और साल तक तुमको ये संभाल के रखना चाहिए था। तो मैंने बता दिया 3 years एंड 1 year रिस्पेक्टिवली। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बहुत इजी सी क्वेश्चन है। 7 साल तक रखा है एसक्यूसी 1 बोलता है तुमको, तो क्यों नहीं रखा तुमने। 4 साल और 6 साल रखा, इसलिए तुमको 3 साल 1 साल और रखना चाहिए था। नेक्स्ट इसके बाद बोलता है कि ये सारी जो एंटिटी है ना, ये किस टाइप की एंटिटी दी है, डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब कब हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट की डेट क्या दी गई है, और कब कब ये लोगों की असेंबली की कर दी गई। किसकी असेंबली, ऑडिट फाइल की प्रॉपर असेंबली हो जानी चाहिए थी। एज पर एसक्यूसी 1 असेंबली हो जानी चाहिए तुम्हारी 60 दिन के अंदर अंदर, 60 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम्हारा 60 दिन के अंदर अंदर असेंबली हो जानी चाहिए थी। तो देखो यहाँ पे, और इसके बाद दिया डेट ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल बाय अफूर। ये दी है रिक्वायरमेंट ऐसे 265, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या दिया है ऐसे 265 में, ऐसे 265 में रिक्वायरमेंट दी है कि तुमको इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी है तो तुमको विद इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल के पहले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल के पहले तुमको ये कम्युनिकेट कर देना चाहिए। क्या कम्युनिकेट करे यहाँ पे अपन, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज फाउंड इन द इंटरनल कंट्रोल। अफूर को जो भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मिली ना, उसको कम्युनिकेट कर देना चाहिए टू द एंटिटी बिफोर द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल के पहले हो जानी चाहिए इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी। और बाकी अनलिस्टेड के केस में, अनलिस्टेड के केस में तुम्हारा होता है डेट ऑफ असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल, मतलब असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल के पहले, पहले असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल के पहले तुम्हारा ये कम्युनिकेशन हो जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अपन क्वेश्चन 2 में देखते हैं फटाक से क्वेश्चन 2 की क्या रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन 2 बोलते हैं इन केस ऑफ विच एंटिटीज अंडर ऑडिट ऑफ वेल एंड एसोसिएट देयर वाज डिले इन असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल। तो असेंबली मैंने बता दिया कहां से 60 दिन लेना अपने को, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल के डेट से 60 डेज ले लो। तो ये 31 मई को हुआ है और ये सितंबर को हुआ है, तो इस केस में क्लियरली नॉन कंप्लायंस है। टीमको लिमिटेड में देखो क्या बोल रहा है, टीमको ये देखो आरईक्यू में तो है ही है। टीमको लिमिटेड में 15 जून को हुआ था ये, और ये हुआ 5 नवंबर। अगेन यहाँ पे नॉन कंप्लायंस है क्योंकि मोर देन 60 डेज हो गए। 60 डेज के अंदर अंदर तुम्हारी असेंबली हो जानी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ, सॉरी मैंने शायद तक डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल दिया है। डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं लेते अपन, डेट ऑफ
ऑडिट रिपोर्ट से लेते हैं, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से 60 डेज लेते हैं। ये एकदम सिली मिस्टेक कर दिया मैंने भी पागल जैसे। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से तुमको 60 दिन चेक करते जाना है। अब बताओ तुम ये यहाँ पे अनलिस्टेड एंटिटी के केस में तुम्हारा सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी जो इंटरनल कंट्रोल में हुई है उसका तुमको कब कर देना है, फाइनल असेंबली फाइल असेंबली के पहले पहले, मतलब फाइनल असेंबली के पहले, फाइनल असेंबली के पहले कर देना है इन केस ऑफ अनलिस्टेड। और लिस्टेड एंटिटी के केस में तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल के पहले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल के पहले तुमको कम्युनिकेट कर देना चाहिए एनी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। तो ये तो अपना क्लियर है। और जो मैं बोल रहा था कि असेंबली कब हो जानी चाहिए तुम्हारे डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से 60 डेज के अंदर अंदर, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के 60 डेज के अंदर अंदर। तो फटाफट अपन चेक करते जाते हैं, देखो क्या क्या दिया है। आरईक्यू लिमिटेड का 25 जून को हुआ ये, और 3 सितंबर को हुआ है, मतलब जून से सितंबर मोर देन 60 डेज है, क्लियर कट दिख रहा है। तो आरईक्यू लिमिटेड का तो होगा। टिमको लिमिटेड का देखो, टिमको लिमिटेड का 18 अगस्त को हुआ है और 5 नवंबर, अगेन मोर देन 60 डेज है, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर, तो मोर देन 60 डेज है, इसका भी होगा। तो आरईक्यू टिमको का होगा। फिर ग्लीस का देखो 28 जुलाई को है और ये सितंबर, तो 28 जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब विद इन 60 डेज हो गया। विद इन 60 डेज तुम्हारी फाइनल असेंबली फाइल, ऑडिट फाइल हो चुकी है, यहाँ पे नहीं होगा, ये वाला नहीं आएगा। फिनले का देखो 1 जून को हुआ है और ये अगस्त हो गया, यानी 1 जून, जुलाई, अगस्त, तो ये भी विद इन 60 डेज दिख रहा है। 1 जून और 1 अगस्त से कितना हो गया, 1 जून यानी 30 जून यहाँ पे हो गया तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट के बाद। और एक सितंबर भी तो होता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो यहाँ पे कुछ एकदम क्लोज कैलकुलेशन आएगी लगता है। 1 जून से मतलब तुम यहाँ पे ले लो ऑडिट रिपोर्ट के यहाँ आपके 29 दिन ले लो, और 1 अगस्त मतलब तुम्हारे ले लो जुलाई के 31 दिन, और एक ये, तो कुल मिला के यानी 60 दिन हो गए थे उसके बाद तुमने 1 अगस्त को किया, जबकि तुमको कब कर देना चाहिए था, मेरे हिसाब से 31 जुलाई को कर देना चाहिए था। यहाँ पे एक दिन का डिले हो गया, एक दिन का डिले हो गया फिनले लिमिटेड में। तो फिनले, आरईक्यू और टिमको, ये आंसर होना चाहिए तुम्हारा, फिनले, आरईक्यू और टिमको, फिनले, आरईक्यू और टिमको, फिनले, आरईक्यू और टिमको, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं, इन केस ऑफ विच एंटिटीज अंडर ऑडिट ऑफ वेल एंड एसोसिएट देयर वाज डिले इन रिटर्न कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। कहाँ पे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी पाई गई इंटरनल कंट्रोल में, कहाँ पे, मतलब डिले हो गया कम्युनिकेट करने में। तो डिले मैंने बता दिया कब कब करना है। तो लिस्टेड एंटिटी के केस में तुमको कब कर देना चाहिए, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पहले, तो 31 मई के पहले कर देना चाहिए था। तुमने कब किया, 5 जून को किया, यहाँ पे डिले हो गया। आरईक्यू तो हो गया एक अपनी कंपनी। फिर अनलिस्टेड के केस में मैंने बता दिया डेट ऑफ असेंबली के पहले कर देना चाहिए था, 5 नवंबर के पहले कर दिया तुमने, चलो ठीक है, बच गए। अनलिस्टेड के केस में अगेन तुमको अप्रूवल के पहले कर देना चाहिए था, सॉरी असेंबली के पहले कर देना चाहिए था, तुमने कर दिया 18 सितंबर, एक 3 दिन लेट किया, 3 दिन लेट किया। तो ग्लीस का भी नाम आएगा यहाँ पे, ग्लीस का भी नाम आएगा, क्योंकि मैंने बता दिया अनलिस्टेड के केस में डेट ऑफ असेंबली और फाइनल ऑडिट फाइल के पहले कर देना चाहिए था तुमको। तो 15 सितंबर के पहले कर देना चाहिए था, तुमने 18 सितंबर को किया। फिर फिनलैंड लिस्टेड है तो तुमको इसके पहले कर देना चाहिए, 12 मई के पहले, तुमने कब किया, 5 मई को, तुमने कर दिया सही सही टाइम पे, चलो चल गए। अनलिस्टेड के केस में 25 जून को करना चाहिए था, तुमने 4 जुलाई को किया, तो डीएम लिमिटेड में भी गलत हो गया। तो रीक, ग्लीज और डीएम, रीक, ग्लीज और डीएम में यहाँ पे डिफॉल्ट हुआ है, डिले हुआ है रीक, ग्लीज और डीएम। तो रीक, ग्लीज और डीएम, रीक, ग्लीज और डीएम में यहाँ पे डिफॉल्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो फटाक से क्या बोलता है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 अपना ऑलरेडी हो चुका है। एंड नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, हाउ मेनी ऑडिट असाइनमेंट्स ऑफ वेल एंड एसोसिएट्स इन द क्यूआरबी might have selected if there were no adverse findings by the technical reviewer in the quality review conducted in the past of Mr. Ramesh, partner of Well and Associates। ये तुमको मैंने पढ़ाया हुआ है, और इनफैक्ट एमसीक्यू मैंने भी पूछा हुआ है इन द टेलीग्राम ग्रुप चैनल, अपना जो टेलीग्राम चैनल में जो एमसीक्यू डालता हूँ वहां पे मैंने पूछा हुआ है कि पास्ट में अगर एडवर्स फाइंडिंग नहीं है तो मैक्सिमम 3 ऑडिट असाइनमेंट ही उठा सकते हैं अपन। अगर हम मतलब कौन, टेक्निकल रिव्यूअर, क्वालिटी रिव्यू करने गए अफूर का, तो अफूर का फर्म जो है उसमें से 3 ऑडिट असाइनमेंट ही उठा सकते हैं मैक्स टू मैक्स, उसमें भी 1 ऑडिट असाइनमेंट पर पार्टनर होता है, 1 ऑडिट असाइनमेंट पर पार्टनर। और अगर इन केस पास टेक्निकल रिव्यू जब किया गया था, क्वालिटी रिव्यू जब पहले किया गया था पुराने, उस केस में अगर एडवर्स फाइंडिंग पाई गई थी, देन एंड देन ओनली इन दैट दोस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस तुम उस केस में 3 से ज्यादा ऑडिट असाइनमेंट उठा सकते हो अफूर के। तो मैक्सिमम जनरली अगर एडवर्स ऑडिट फाइंडिंग नहीं गई है तो यू शुड हैव obtained 3 ऑडिट असाइनमेंट्स, और वो भी 1 ऑडिट पर पार्टनर। तो क्यूआरबी माइट हैव सिलेक्टेड अप टू 3 ऑडिट असाइनमेंट्स ऑफ वेल एंड एसोसिएट्स एंड नॉट मोर देन 2 पर पार्टनर बोल दिया, 2 पर पार्टनर गलत हो गया, 5 तो ऐसे ही गलत हो गया, 5 ऐसे ही गलत हो गया, 3 सही है, और वेल एंड एसोसिएट्स फॉर रिव्यू एंड नॉट मोर देन 1 ऑडिट असाइनमेंट पर पार्टनर, राइट। तो ये अपना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। केस स्टडी नंबर 37 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर आ जाओ केस स्टडी नंबर 38 में, जहां पे सबसे पहले बोलते हैं कि मनोहर एंड कंपनी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, उस केस में वांटेड टू रेफर टू द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट, मतलब एक्सपर्ट के वर्क को रेफर करना चाह रहे हैं। देखो मनोहर एंड कंपनी, लिलॉयड एंड टिंकन कंपनी है, तीनों जॉइंट ऑडिटर है, जिसमें मनोहर एंड कंपनी क्या बोलते हैं कि हमने एक्सपर्ट के वर्क को यूज किया ना, तो क्यों ना हम ऑडिट रिपोर्ट में उसके वर्क का रेफरेंस डालें। तो भैया ऐसे 620 में मैंने बताया हुआ है कि 620 में एक्सपर्ट के वर्क को तुम यूज करते हो तो उसका रेफरेंस ऑडिट रिपोर्ट में नहीं जाता है अनलेस इट वाइट अफेक्ट द ऑडिट ओपिनियन, मतलब तुमने उसके ही बेसिस में ऑडिट ओपिनियन लिया है, ऑडिट ओपिनियन लिया है, मतलब उसके कारण उसके वर्क को रखते हुए बेसिस में तुमने क्वालिफाई कर दिया होगा, या फिर एंड प्लस प्लस
विच इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड रेगुलेशन, मतलब प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड रेगुलेशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मनोरंजन कंपनी बोल रहे हैं कि वर्क ऑफ एक्सपर्ट को रेफर करो अपने ऑडिट रिपोर्ट में, तो ये सच नहीं किया जाता है, जनरली नहीं किया जाता है। मिस्टर तन्मय इन द ऑडिट रिपोर्ट but other auditor were not agreeing on the same, as such reference was not relevant to an understanding in the final audit opinion। ये भी बोल रहे हैं कि जो तुम फाइनल ऑडिट ओपिनियन ले रहे हो उसमें इस एक्सपर्ट के वर्क का कोई रेलेवेंस ही नहीं है, तो फिर क्यों उसका रेफरेंस देना। तो सही बात बोल रहे हैं बाकी ऑडिटर, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर फाइनल ऑडिट ओपिनियन में उसका कोई रेफरेंस जाएगा तो इन दैट पर्टिकुलर केस तुम उसका रेफरेंस कर सकते हो। तो वेदर द ओपिनियन ऑफ मनोहर कंपनी considered as valid? No, it won't be considered as valid. Such work was not relevant to an understanding in the final audit opinion, and also it was not required by law or regulation। अगर लॉ और रेगुलेशन रिक्वायर करता तो हम भले ही करते, लेकिन यहाँ कोई लॉ रेगुलेशन, मेरे को करेक्ट लग रहा है ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शन यस तो गलत हो गया। नो एज सच रेफरेंस वाज नॉट रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ रेगुलेशन। लॉ रेगुलेशन मना कर रहे सिर्फ और सिर्फ ये कारण से तुम इसको कंसिडर नहीं कर सकते प्रॉपर रीजन। प्रॉपर रीजन क्या होगा कि फाइनल ऑडिट ओपिनियन में इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, फाइनल ऑडिट ओपिनियन में भी रेलेवेंस नहीं है, प्लस लॉ रेगुलेशन भी रिक्वायर नहीं कर रहे थे। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पिट जाती तो उस केस में तुमको रिक्वायर हो जाता कि एक्सपर्ट के वर्क को रेफरेंस देना अपने ऑडिट रिपोर्ट में। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि whether the opinion of Lillard and company for treating the item as a misstatement in the case of test of control as well as in the case of test of detail for which the joint auditor were not able to apply the designed audit procedure or suitable alternative procedure can be considered as valid। तो मैं बता दूं, कंट्रोल्स जो है, कंट्रोल्स जो कंट्रोल्स होते हैं अपने, सो एज टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसके लिए हम जो इंटरनल कंट्रोल्स लगाते हैं, अगर इसमें कोई भी डेविएशन आया जाता है, मतलब इसमें मिसस्टेटमेंट नहीं मिलती है, इसमें क्या मिलता है, डेविएशन मिलता है। इसमें कंट्रोल्स में डेविएशन मिलता है। टेस्ट ऑफ डिटेल जो होता है ना, इसके लिए अपन क्या करते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल जिसको अपन क्या प्यार से क्या बोलते हैं, कंप्लायंस प्रोसीजर। लेकिन जो टेस्ट ऑफ डिटेल्स होता है, टीओडी, टीओडी जिसको बोलते हैं अपन, टेस्ट ऑफ डिटेल, तो टेस्ट ऑफ डिटेल में अपन क्या करते हैं, जनरली मटेरियल मिसस्टेटमेंट ढूंढते हैं, पूरे डिटेल में एक एक अकाउंट बैलेंस लेवल में जा जाके चेक करते हैं, अकाउंट बैलेंस लेवल, मटेरियल एफएसएलआई लेवल, सारे सारे अपन घुस के एक एक चीज को चेक करते हैं, और यहाँ पे जो भी डेविएशन या मिसस्टेटमेंट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिसस्टेटमेंट। तो मिसस्टेटमेंट की कहाँ यूज होता है, टेस्ट ऑफ डिटेल में, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या यूज होता है, डेविएशन। तो इसने क्या कर दिया, मिसस्टेटमेंट को यूज कर दिया दोनों में, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और ऑल्सो इन द केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल। तो टेस्ट ऑफ डिटेल में तो सही है, लेकिन टेस्ट ऑफ कंट्रोल में डेविएशन यूज होगा। तो इसका करेक्ट आंसर देखो, क्या ये कंसिडर्ड एज टू बी वैलिड? नो, नो सही है, नो सही है, यस वाला तो गलत हो गया। अब नो में बोल रहे हैं कि शैल बी मिसस्टेटमेंट ओनली इन द केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। मिसस्टेटमेंट टेस्ट ऑफ कंट्रोल में होता ही नहीं, मैंने बता दिया, मिसस्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ऑफ डिटेल में होता है, तो ये तो गलत हो गया। शैल बी ट्रीटेड एज मिसस्टेटमेंट इन द केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ डिटेल, ये बोल रहे हैं मिसस्टेटमेंट दोनों में कर देना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। नो एज सच आइटम शैल बी ट्रीटेड एज अ मिसस्टेटमेंट ओनली इन द केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल। मिसस्टेटमेंट कहाँ किया जाता है, टेस्ट ऑफ डिटेल में, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या किया जाता है, डेविएशन। तो ये परफेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है मनोहर एंड कंपनी डिटरमाइन फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट वाज नेसेसरी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। मतलब पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट हमको लेना है एज पर ऐसे 505, तुमको पता होगा ऐसे 505 में दो टाइप की कंफर्मेशन रिक्वेस्ट होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब जहां पे सामने वाले का कंफर्मेशन आना जरूरी है इन केस वेदर ही कंफर्म्स और नॉट कंफर्म, मतलब वो एग्री कर रहा है बैलेंस से या एग्री नहीं कर रहे, तो उसको कंफर्मेशन देना ही पड़ेगा, चाहे एग्री कर रहा हो या ना एग्री कर रहा हो। नेगेटिव कंफर्मेशन में वो कंफर्मेशन हमको यानी रिटर्न कंफर्मेशन तभी देता है इन केस ही इज नॉट एग्रीइंग टू द अकाउंट बैलेंस विच वी हैव कंफर्म। अगर वो कंफर्म बैलेंस जो हम कंफर्म करवाना चाह रहे हैं उससे एग्री करता है तो वो हमको रिटर्न में वापस से रिप्लाई नहीं करता है। तो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट जहां पे हम चाह रहे हैं कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाए, बट एज इट हैड नॉट ऑब्टेन सच कंफर्मेशन और अल्टरनेटिव ऑडिट एविडेंस भी नहीं मिला। देखो ऐसे 505 में साफ साफ दिए कि अगर तुम रिटर्न कंफर्मेशन ऑब्टेन करने में असफल हो उस केस में तुमको डायरेक्ट मॉडिफाई नहीं करना है, तुमको क्या करना है, सबसे पहले अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर ऑब्टेन करनी है, सॉरी अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है, सो एज टू ऑब्टेन अल्टरनेटिव ऑडिट एविडेंस। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम अल्टरनेटिव ऑडिट एविडेंस भी ऑब्टेन नहीं कर पाए, would not have sufficed its requirement। Manowar company wanted to determine its implication on the audit opinion, but other joint auditor were not agreeing। other joint auditor अभी भी किचकिच कर रहे हैं, अरे भैया हो गया ना, हमने कंफर्मेशन नहीं ले पाए, हम अदर अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर भी लगाए लेकिन अल्टरनेटिव ऑडिट एविडेंस भी नहीं मिला। अब तो तुमको देखना ही पड़ेगा ना, ऐसे 705 के तहत मॉडिफाई वगैरह करना पड़ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है whether the instance of Manowar and company for determining implication of not obtaining response to positive confirmation on the audit can be considered as valid। yes, of course it is valid, you have to determine now your audit opinion। क्या तुमको ऑडिट ओपिनियन में क्या इंप्लीकेशन आ रहा है इसका एज पर 705 तुमको देखना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये साफ साफ ऐसे 505 में बोला भी है कि सबसे पहले कंफर्मेशन लो, कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है तो अपना अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके अल्टरनेटिव ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करो, एंड इवन इफ यू आर नॉट एबल टू ऑब्टेन अल्टरनेटिव ऑडिट एविडेंस देन यू हैव टू क्वालिफाई एज पर ऐसे 705। तुमको देखना पड़ेगा तुम्हारे ऑडिट ओपिनियन में क्या ओपिनियन आ रहा है। तो यहाँ पे एज पर 700 ऐसे 705 ये बिल्कुल सही लग रहा है, बिकॉज इन सच अ केस ऑडिटर शुड हैव डिटरमाइंड इंप्लीकेशन फॉर द ऑडिट एंड ऑडिटर्स ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 705 बिल्कुल सही लग रहा है। 580 कुछ भी कुछ गलत रेफरेंस है, 706 का रेफरेंस नहीं आएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 4 में देख लो फटाक से। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है
कि ऑडिटर ने रिजिग्नेशन दे दिया अपना ऑडिटर ऑफ द कंपनी ऑन 20 अक्टूबर को ड्यू टू द रीजन ऑफ गिविंग डिफरेंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं कि रिजाइन कर दिया अगर, तो रिजाइन से मेरे को तो एक ही याद आता है एडीटी 3 का फाइल करना पड़ेगा। अगर उसने 20 अक्टूबर को दिया है तो 20 अक्टूबर यानी 11 दिन अक्टूबर के हो गए प्लस 19 दिन तुम्हारे हो गए नवंबर के, क्योंकि मैक्सिमम कितने दिन होते हैं तुम्हारे पास 30 डेज होते हैं। 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन तुमको एडीटी 3 फाइल करना होता है एंड देयरफॉर फॉर्म एडीटी 3 में तुमको 19 नवंबर तक फाइल कर देना चाहिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन नंबर क्या था तुम्हारा 4। 20 अक्टूबर ही था ना, हाँ 20 अक्टूबर था यानी तुमको 19 नवंबर तक कर देना चाहिए था। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अनिता लिमिटेड अपॉइंटेड नमो एंड कंपनी एज जॉइंट ऑडिटर इन प्लेस ऑफ मनोहर। तो मनोहर ने रेजिग्नेशन दे दिया तो हमने किसको अपॉइंट कर दिया, नमो एंड कंपनी को। नरेंद्र मोदी, हर हर नमो, नरेंद्र मोदी को अपॉइंट कर दिया अपन ने नमो, विच वॉज लेटर अप्रूव्ड बाय मेंबर्स इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। बाद में जनरल मीटिंग में भी अप्रूव हो गया। लेकिन नमो एंड कंपनी ने गलती कर दी, नरेंद्र मोदी जी ने एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी, communicated wide a registered post acknowledgement due to the previous joint auditor Manohar company, but the said post was received back with the remarks office found locked। मतलब कि सामने हमने कर दिया आरपीएडी के थ्रू, आरपीएडी मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू के थ्रू हमने कम्युनिकेट कर दिया। प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेशन करना जरूरी होता है, तुमको पता होगा। इन केस ऑफ शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 8 का रिक्वायरमेंट है कि तुमको प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करना, उसके बाद ही एक्सेप्ट करना है एज एन ऑडिट। लेकिन यहाँ पे मैंने बोल रहा था कि नमो ने गलती कर दी, लेकिन है वो है नरेंद्र मोदी जी और उनसे कोई गलती नहीं होती, कोई गलती नहीं होती, और उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल कम्युनिकेट कर दिया शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 8 में। लेकिन ऑफिस फाउंड लॉक्ड है, तो हमारी क्या गलती, ऑफिस फाउंड लॉक्ड था। देन शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 8 में दिया हुआ है नीचे में कि अगर ऑफिस फाउंड लॉक्ड अगर है सामने दिख रहा है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस इट शैल बी डीम्ड दैट यू हैव कम्युनिकेटेड टू द प्रीवियस ऑडिटर। मतलब डीम मान लिया जाएगा कि तुमने कम्युनिकेट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो क्या बोलता है कि वेदर नमो एंड कंपनी वुड बी कंसीडर्ड टू हैव सेटिस्फाइड द रिक्वायरमेंट। यस, नो तो गलत हो जाएगा, यस 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 एज इट वुड बी डीम्ड टू हैव द पोस्ट टू हैव बीन डिलीवर्ड। मतलब मान लिया जाएगा कि तुमने कम्युनिकेट कर दिया। तो यहाँ पे केस स्टडी नंबर 38 भी कवर हो जाती है अपनी। क्वेश्चन नंबर 39 में आ जाओ अब। तो एक बार अपना अपन केस स्टडी नंबर 39 को पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से। काफी अच्छे से बताया है पूरा सेक्शन 210, 216, 219, 217 का पूरा रेफरेंस देते हुए। सेक्शन 210, 216 किसका बोल रहा हूँ मैं, कंपनी एक्ट का, जो तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा अपने कंपनी लॉ चैप्टर में। तो उसी पे ऊपर केस स्टडी है, तो कंपनी लॉ वाले भी अच्छे से ध्यान से देखो, क्योंकि ये केस स्टडी अच्छा बनाया। क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया था डंक लिमिटेड ने ताकि उनका इन्वेस्टिगेशन कराया जाए डंक लिमिटेड का। लेकिन डंक लिमिटेड का जो स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला और सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। तो उसके बाद डंक लिमिटेड के कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मेंबर, जो कि तुमको बाद में पढ़ा हुआ होगा कि कुछ लोग फिर बाद में ट्रिब्यूनल को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और उसी ने ट्रिब्यूनल ने रिक्वेस्ट किया। अब ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया सेंट्रल गवर्नमेंट को और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट मान गई है इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए। तो तुमको पता होगा सेक्शन 210 में दो पार्ट है, एक सबसेक्शन 1 है, एक सबसेक्शन 2 है। सबसेक्शन 1 में 3 केसेस में इन्वेस्टिगेशन के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो, जिसमें से एक केस है स्पेशल रिजोल्यूशन वाला, और सबसेक्शन 2 में बोलते हैं ट्रिब्यूनल का। अगर ट्रिब्यूनल तुमको बोल दिया इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए, तो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट शेल है, शेल मतलब उसको इन्वेस्टिगेशन कराना ही पड़ेगा। और यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन वगैरह पास हो रहा है, तो इस केस में मे है, मे मतलब चाहो तो कराओ, चाहो तो मत कराओ, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिजेक्ट कर सकती है क्या, यहाँ पे हाँ रिजेक्ट कर सकती है। लेकिन जब ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया तो ट्रिब्यूनल का रिजेक्शन नहीं होता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, whether it was justifiable on the part of central government to reject the application of Dunk Limited even though it was supported by a special resolution copy। हाँ जस्टिफाइबल था, क्योंकि मैंने बताया सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 में वर्डिंग क्या यूज हुई है, मे वर्ड यूज हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो शेल का यूज हुआ सबसेक्शन 2 में, जहां पे ट्रिब्यूनल अप्लाई करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इनका इन्वेस्टिगेशन कराओ। तो यहाँ पे रिजेक्शन करने के लिए ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल सही है। एंड वेदर आरएसएन कंपनी कुड हैव अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर इंस्टेड ऑफ मिस्टर राजेश इन ऑर्डर टू हैव मोर मैन पावर फॉर द इन्वेस्टिगेशन। तो एज इंस्पेक्टर क्या हम आरएसएन कंपनी को अपॉइंट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ राजेश? तो भैया सेक्शन 215 बोलता है कि तुमको एज एन इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल बंदा है उसी को एज एन इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकते हो, इंडिविजुअल के अलावा कोई बंदा इंस्पेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता है, राइट। तो yes, the central government possesses discretion to reject the application from any person if it does not deem fit for investigation, and RSN company was eligible। ये गलत हो गया, RSN company was not eligible क्योंकि वो firm है, firm is not eligible, only an individual is eligible to become as an inspector। no तो गलत हो गया straight away। yes, central government possesses discretion, ये वाला सही लग रहा है, and was eligible to be appointed as inspector provided it had minimum 3 partner। ये बोल रहे 3 पार्टनर होते तो ही होगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, इंडिविजुअल इंस्पेक्टर ही अपॉइंट होता है। yes, as the CG possesses discretion to reject such an application and RSN company was ineligible। ये परफेक्ट है, ये आंसर सही लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर डी। नेक्स्ट आ जाओ, अब इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर वगैरह हो गया, उसके बाद देखो क्या हुआ। उसके बाद हुआ ऑन द रिसीट ऑफ सच ऑर्डर फ्रॉम ट्रिब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट पास्ड एन ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड आरएसएन कंपनी, ये सब ठीक है। मिस्टर राजेश को इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट कर दिया गया, इंस्पेक्टर, और उसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की इनटू द अफेयर्स ऑफ डंक लिमिटेड। अब डंक लिमिटेड का अफेयर्स को उसने स्टार्ट किया 3 अप्रैल को। ऑल द बुक्स एंड पेपर्स ऑफ डंक लिमिटेड वर हैंडेड ओवर टू मिस्टर राजेश
फ्रॉम 4 अप्रैल, मतलब सारे बुक्स वगैरह डंक लिमिटेड के कब ले लिए गए अपन ने, 4 अप्रैल को। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन राजेश कंसिडर्ड इट नेसेसरी टू एग्जामिन द बुक्स एंड पेपर ऑफ ब्लूबेल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक सप्लायर कंपनी है डंक लिमिटेड का। तो सप्लायर कंपनी डंक लिमिटेड की है, उसका भी इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहा है इंस्पेक्टर। तो भैया सेक्शन 219 में सबसे पहली बात तो क्या ये कर सकते हैं, क्या 219 में सप्लायर कंपनी कवर नहीं है, सेक्शन 219 में रिलेटेड कंपनीज को कवर किया जा सकता है, दैट इज सप्लायर कंपनी वहां पे नहीं आती। रिलेटेड कंपनी मतलब सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, तुम्हारी होल्डिंग कंपनी की कोई और सब्सिडरी कंपनी, या फिर कोई ऐसी कंपनी जहां पे हमारा आज का जो जो मैनेजर है एट एनी रेलेवेंट टाइम वाज आल्सो द मैनेजर या ऑफिसर ऑफ दैट कंपनी। तो ये सारी रिलेटेड कंपनी का तुम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो अगर इंस्पेक्टर चाहे तो। सेक्शन 219 में इंस्पेक्टर विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रायर अप्रूवल से किया जा सकता है। तो लेकिन ये चूंकि सप्लायर कंपनी डंक लिमिटेड की, यहाँ पे ब्लूवेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का वो करना चाह रहा था, तो ऐसा दूसरे जगह से कर सकता है 219 में, उसके बाद वैसा नहीं है। while investigating on a particular matter relating to purchase of Dunk Limited. Accordingly, Rajesh obtained the same through an officer of Dunk Limited. मतलब Dunk Limited के एक ऑफिसर के थ्रू उसने बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑब्टेन कर लिया 20 अप्रैल को। Such books and papers of Bluebell Private Limited were returned by Mr. Rajesh on 5 जून को, but he again obtained the same on 20 जून 2021 को। मतलब 20 जून 2021 को फिर से उसने ऑब्टेन कर लिया बुक्स को ब्लूवेल प्राइवेट लिमिटेड के। तो देखो डंक लिमिटेड के कब उसने ऑब्टेन किया था, डंक लिमिटेड के उसने किया था 3 अप्रैल को, और ब्लूवेल प्राइवेट लिमिटेड का उसने कब ऑब्टेन किया है वापस नेक्स्ट 20 जून को। तो भैया बार बार कर सकते हैं, हाँ बार बार कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 180 डेज के अंदर अंदर तुमको रिटर्न कर देना पड़ता है। ये सेक्शन 217 में भी बोला है तुमका कि अगर तुम बुक्स ऑब्टेन कर लिया तो तुमको इंस्पेक्टर एज एन इंस्पेक्टर तुमको 180 डेज के अंदर अंदर रिटर्न करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट जो तुमने लिया है। तो यहाँ पे जो उसने बुक्स ऑफ अकाउंट कब लिया था, 4 अप्रैल को उसने लिया था, 4 अप्रैल को लिया था। तो 180 डेज 4 अप्रैल से गिन लो, और तुम्हारे 20 जून से 4 अप्रैल गिन लो। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि टिल व्हाट टाइम पीरियड मिस्टर राजेश वाज हैविंग द अथॉरिटी टू कीप इन हिज कस्टडी द बुक्स ऑफ पेपर्स ऑफ डंक लिमिटेड एट ब्लूवेल लिमिटेड व्हिच वर ऑब्टेन्ड अगेन। तो ब्लूवेल लिमिटेड के, सॉरी ब्लूवेल प्राइवेट लिमिटेड के जो बुक्स उसने वापस से ऑब्टेन किए थे उसके कब तक रिटर्न करने हैं, प्लस डंक लिमिटेड के कब तक रिटर्न करने। तो डंक लिमिटेड का था 4 अप्रैल से 180 डेज काउंट कर लेना, और ब्लूवेल प्राइवेट लिमिटेड का तुम्हारा कब से था, ब्लूवेल प्राइवेट लिमिटेड का था तुम्हारा 20 जून से। तो 20 जून से 180 डेज कैलकुलेट कर लेना। तो 20 जून से 180 डेज कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये कैलकुलेट कर लेना, आई डोंट थिंक इट इज वेरी सिंपल, तुम कैलकुलेट करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते अपन। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्संस मिस्टर राजेश वाज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एग्जामिनिंग देम ऑन ओथ। मिस्टर राजेश कौन है, राजेश है अपना इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर की पावर का दी है, इंस्पेक्टर की पावर दी है सेक्शन 217 में। सेक्शन 217 में ही बोला है कि जो पर्सन जो सेक्शन 219 में कवर्ड है, और बाकी जितने भी जो अपनी कंपनी है, अपनी कंपनी के ऑफिसर, इंप्लॉय, डायरेक्टर वगैरह सब, प्लस 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 जो अदर कंपनीज, रिलेटेड कंपनी जो सेक्शन 219 में कवर्ड है, उनके जितने पर्सन, रिलेटेड पर्सन, यानी तुम्हारे डायरेक्टर ऑफिसर ऑफ द कंपनीज विच आर रिलेटेड टू द इन्वेस्टिगेटिंग कंपनी, मतलब जो कंपनी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, दैट इज यहाँ पे डंक लिमिटेड का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उनके इंप्लॉय ऑफिसर, प्लस इनकी जो रिलेटेड कंपनी है सेक्शन 219 में जो कवर्ड है, इनके इंप्लॉय ऑफिसर का तुम कम्युनिकेट यानी का तुम उसका ओथ में ले सकते हो, मतलब तुम उनको एग्जामिन कर सकते हो ऑन द ओथ, एग्जामिन कर सकते हो ऑन द ओथ विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इनके अलावा भी तुम कर सकते हो, एग्जामिन कर सकते हो, और भी बाकी लोगों को अगर तुमको एग्जामिन करवाना है ओथ में तो तुम उनको करवा सकते हो, लेकिन विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखो यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है राजेश एट अ लेटर स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन आल्सो इनिशिएटेड इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द अफेयर्स ऑफ सिंक लिमिटेड। सिंक लिमिटेड क्या है, एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी व्हिच वाज बीइंग मैनेज्ड 2 इयर्स अगो बाय एन एक्स मैनेजर ऑफ डंक लिमिटेड, मिस्टर जयेश। मिस्टर जयेश कौन है, एक्स मैनेजर ऑफ डंक लिमिटेड, जो हमारी डंक लिमिटेड इन्वेस्टिंग कंपनी है उसका एक्स मैनेजर वहां पे एक बार मैनेजर था, कहाँ पे, सिंक लिमिटेड। तो ये जो सिंक लिमिटेड है ये सेक्शन 219 में कवर हो जाएगी क्या, हाँ सेक्शन 219 में आ गई ये। तो देयरफॉर क्या तुम इसको भी एग्जामिन करवा सकते हो क्या ओथ में, जयेश को भी हम ओथ में करवा सकते हैं क्योंकि ये पास मैनेजर है हमारे कंपनी का भी है, दैट इज ही इज द पास मैनेजर ऑफ आवर कंपनी आल्सो। एंड और देखो राजेश एग्जामिन करवाना चाहता है ओथ में और किस को, उर्विल को, जो कि डायरेक्टर है डंक लिमिटेड का, हमारे कंपनी का कोई ऑफिसर का तो हम करवा ही सकते हैं विदाउट एनी सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल। इंप्लॉई ऑफ सिंक लिमिटेड, सिंक लिमिटेड क्या कवर्ड है क्या, हाँ सिंक लिमिटेड इज कवर्ड अंडर सेक्शन 219 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो वो रिलेटेड कंपनी के भी कोई इंप्लॉई का तुम करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो क्या, मैंने बताया हाँ हमारी कंपनी दैट इज डंक लिमिटेड प्लस हमारी रिलेटेड कंपनी 219 वाली जो कंपनीज है उनके ऑफिसर और इंप्लॉई, उनके ऑफिसर और इंप्लॉई का भी करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। राज जो कि इंप्लॉई है ब्लूवेल प्राइवेट लिमिटेड का, तो मैंने बता दिया था
ब्लू बेल प्राइवेट लिमिटेड हमारे 219 में कवर नहीं हो रहा है, तो 219 में अगर कवर नहीं हो रहा है तो उसके एम्प्लॉय को अगर तुमको एग्जामिन करवाना है ओथ में, तो तुमको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा, तुमको इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। एंड देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस तुमको पूछता है कि किस किस का मुझे किस किस केस में अप्रूवल लगेगा, तो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर राज जो कि एम्प्लॉय किसका है, ब्लू बेल प्राइवेट लिमिटेड का, इस केस में मुझे लगेगा। बाकी कई केस में मुझे नहीं लगेगा, बाकी केसेस में मुझे नहीं लगेगा, क्योंकि those are covered under section 219, officer and employees of companies covered under section 219 या officer and employee of company which is getting investigated, right? ये दोनों के ऑफिसर एम्प्लॉय को तुम एग्जामिन करवा सकते हो में विदाउट विदाउट अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं फटाक से इसके बाद कि investigation in case of aforesaid company, that is Dunk Limited and Sink Limited, was concluded by Rajesh, but he only forwarded the report of the results of investigation of Dunk Limited। मतलब मैंने Dunk Limited का भी इन्वेस्टिगेशन किया, Sink Limited का भी इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन मेरे को तुमको पता होगा सेक्शन 21 या 217 या जहां भी दिया था, जहां पे तुमको इंटरिम रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट देनी पड़ती है, दोनों ही देनी पड़ती है, इंटरिम रिपोर्ट भी देनी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, फाइनल रिपोर्ट भी देनी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन बताओ तुम, अगर मुझे सिंक लिमिटेड में कोई सिंक लिमिटेड में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं मिली है, एक सेकंड घर में कोई आ गया, हाँ तो मैं सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मैं क्या बोल रहा था कि इन केस मान लो तूने दोनों कंपनी का इन्वेस्टिगेशन किया, किस कंपनी का मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट को देना जरूरी है, मस्ट है, डंक लिमिटेड। जिस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसका तो देना जरूरी है। क्या तुमको सिंक लिमिटेड का भी इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट है वो देनी चाहिए, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को? वो तो डिपेंड करेगा ना कि सिंक लिमिटेड हमारे इन्वेस्टिगेशन के लिए रेलेवेंट थी या नहीं रेलेवेंट थी, क्या जो उसकी फाइंडिंग मिली है वो हमारे जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो बातें बतानी है हमको सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो हमारे लिए रेलेवेंट था या नहीं था। अगर रेलेवेंट नहीं था तो तुम क्यों बताओगे? जैसे तुम अगर ऑडिट करते हो मान लो, और तुम मान लो इंप्लॉय वगैरह का कोई इंस्पेक्शन वगैरह कर रहे हो, प्रॉपर इंप्लॉय का भी जाके चेक कर रहे हो कुछ, तो जो चीज अगर मान लो कुछ डेफिशिएंसी मिली नहीं है, कोई एडवर्स फाइंडिंग नहीं मिली, तो तुम ऑडिट रिपोर्ट में थोड़ी ना बताओगे। ऑडिट रिपोर्ट में तो वो चीज बताओगे ना, रिपोर्ट तभी करोगे ना जब कुछ एडवर्स फाइंडिंग है सिंक लिमिटेड से पता चली। तो यहाँ पे अगर मैंने डंक लिमिटेड का ही सिर्फ बताया है आफ्टर ऑथेंटिकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सिंक लिमिटेड का नहीं बताया, तो मेरे को क्वेश्चन में पूछता है ये कि whether it was justifiable on the part of Rajesh for not forwarding the investigation report of Sink Limited to the central government, and what type of fraud has been identified to the central government। तो सबसे पहली बात, क्या ये जस्टिफाइबल है? क्या यस। प्रोवाइडेड रीजन फॉर नॉट फॉरवर्डिंग द सेम आर रिकॉर्डेड इन राइटिंग, ऐसा कुछ नहीं है, रीजन रिकॉर्ड करने की राइटिंग में ऐसा कोई लॉ में कुछ नहीं बोला है। नो तो मेरा ऑलरेडी गलत हो गया, ये ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत हो गया, अगेन नो मेरा ऑलरेडी गलत हो गया, एक ही ऑप्शन बचता है यस, इफ अकॉर्डिंग टू मिस्टर राजेश सच रिपोर्ट वाज नॉट रेलेवेंट टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द डंक लिमिटेड। ये बोल रहा है कि अगर मेरे रेलेवेंट ही नहीं है, मेरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ डंक लिमिटेड से रिलेटेड ही नहीं है, वो रेलेवेंट ही नहीं है, तो हाँ बिल्कुल सही किया तुमने, सिर्फ और सिर्फ डंक लिमिटेड की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट को कर रहे हो ना रिपोर्ट, बाकी कंपनी की रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। और दूसरे टाइप जो पूछा उसने, दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि किस टाइप का फ्रॉड आइडेंटिफाई किया गया है, तो यहाँ पे देखो किस टाइप का फ्रॉड पता चला था अपने को। ऑन इन्वेस्टिगेशन ऑफ डंक लिमिटेड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्जर्व दैट रेवेन्यू ऑफ डंक लिमिटेड वाज मिसरिप्रेजेंटेड। रेवेन्यू में क्या दिक्कत आई है देखो, बुकिंग फिक्टिशियस सेल्स इन एंटिसिपेशन ऑफ एक्चुअल सेल्स, मतलब एक्चुअल सेल हो जाएगा उसके पहले ही हमने जानबूझ के एक गलत एंट्री मार दी। हो सकता है हमको बैंक को लोन देना होगा, सॉरी बैंक से लोन लेना होगा, बैंक वाले बोल रहे होंगे तुमको 100 करोड़ का कम से कम टर्नओवर दिखाना है, अब 100 करोड़ तो हुआ नहीं है, 92 करोड़ का इस बार टर्नओवर हुआ है, तो हमने 8 करोड़ का ऐसे टर्नओवर डाल दिया। मान लो हम सोच रहे कि अगले साल तो हो ही जाएगा टर्नओवर, ऐसे भी 8 करोड़ का सेल अगले साल हो ही जाएगी, क्यों ना हम इसी साल डाल दे, तो एंटीसिपेशन और सेल के चक्कर में हमने फिक्टिशियस सेल की एंट्री कर दी। तो यहाँ पे तुम्हारा कौन से टाइप का फ्रॉड आ रहा है, एंड द टाइप ऑफ फ्रॉड आइडेंटिफाइड इज इन द नेचर ऑफ एडवांस बिलिंग रिस्पेक्टिवली, राइट? तो ये ऑप्शन एकदम सही लग रहा है मुझे, एंड देयरफॉर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ, whether it is mandatory for the tribunal to take into consideration the representation made by the central government before passing the order for reopening of the account। रीओपनिंग ऑफ द अकाउंट के लिए देखो, तुमको पता होगा रीओपनिंग ऑफ द अकाउंट के केस में क्या होता है। रीओपनिंग ऑफ द अकाउंट हो सकता है अगर ट्रिब्यूनल को लग रहा है कि कोई भी पर्सन अगर उनको अप्लाई करता है ट्रिब्यूनल को, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कोई भी अथॉरिटी हो, कोई सेबी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, कोई भी पर्सन अगर अप्लाई करता है ट्रिब्यूनल को कि ये कंपनी का अकाउंट्स रीओपन होने चाहिए, और ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो जाती है उसके रीजन से, तो उन पर्टिकुलर केस में पिछले 8 सालों तक का बुक्स ऑफ अकाउंट को ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकती है रीओपन करने के लिए। तो यहाँ पे ट्रिब्यूनल ने वही ऑर्डर दिया है, क्योंकि फॉर रीओपनिंग ऑफ द अकाउंट पास्ड एन ऑर्डर एंड रिकास्टेड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट 19-20 के लिए उसको बोला गया है। 12/1/2022 को उसने बोला है कि 19-20 के अकाउंट को रीओपन करने के लिए, तो कर सकते हैं कि हाँ ये विद इन 8 ईयर्स आ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि whether it was mandatory for the tribunal to take into consideration the representation made by the central government before passing an order for reopening of the accounts, until what financial year tribunal can make। तो ये तुम्हारे सेक्शन 130 में ही दिया हुआ है कि तुमको ट्रिब्यूनल को सेंट्रल गवर्नमेंट अगर रिप्रेजेंट कर रही है कि रीओपन करवाना है बुक्स ऑफ अकाउंट को, तो ट्रिब्यूनल को मैंडेटरीली कंसीडर करना ही पड़ेगा।
तो नो आंसर तो पहली गलत हो गया, नो आंसर गलत हो गया, अगेन नो आंसर गलत हो गया, यस होगा, इट वाज मैंडेटरी फॉर द ट्रिब्यूनल टू टेक इनटू कंसीडरेशन फॉर रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और मैंने बता दिया पिछले 8 सालों तक का कर सकती है। तो यहाँ पे पूछा है टिल व्हाट ईयर ना, टिल व्हाट ईयर, तो मैं बता दूं कितने सालों तक का होगा, सिंस उसने 12 जनवरी 2022 यानी 2021-22 से 8 साल पहले चले जाओ, यानी 22 से 8 साल पहले मतलब 2013-14 तक का तुम कर सकते हो, 2013-14 तक का तुम कर सकते हो। लास्ट केस स्टडी में आ जाओ, केस स्टडी नंबर 40, केस स्टडी नंबर 40 में आ जाओ, जो कि अपनी लास्ट केस स्टडी होगी इस वीडियो की भी और इस सीरीज की भी। तो जोश में आ जाओ, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग अमेजिंग। यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं है, सीधा आ जाओ क्वेश्चन में, जहां पे बोलते हैं कि फॉलोइंग डेटा इज प्रेजेंटेड फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अल्किस लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। तो अल्किस लिमिटेड का पेड अप शेयर कैपिटल दिया 8 करोड़, टर्नओवर दिया 55 करोड़, आउटस्टैंडिंग बोरिंग दिया 14 करोड़ और आउटस्टैंडिंग पब्लिक डिपॉजिट दिया है 28 करोड़। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, नीड टू फॉर्म एन ऑडिट कमिटी, इंटरनल ऑडिट एज वेल एज रोटेशन ऑफ ऑडिटर, मतलब अपने को यहाँ पे कुल मिला के देखना है कि क्या क्या लिमिट यहाँ पे हो रही है। तो ऑडिट कमेटी की तो लिमिट होती है तुम्हारी 10-50-100, 10-50-100 यानी 10 पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए, तो 10 तो लिमिट एप्लीकेबल नहीं हुई। 50 करोड़ की तुम्हारी लिमिट होती है बोरोइंग की, तो बोरोइंग भी यहाँ पे 50 के ऊपर नहीं है, बोरोइंग कितनी है 42, और लास्टली टर्नओवर तुम्हारा 100 करोड़ के ऊपर होना चाहिए, तो 100 करोड़ के ऊपर टर्नओवर भी नहीं, तो ऑडिट कमेटी तो एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट अपन आते हैं रोटेशन ऑफ ऑडिटर। रोटेशन ऑफ ऑडिटर की होती है तुम्हारी अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उस केस में पेड अप शेयर कैपिटल तुम्हारा 50 करोड़ के ऊपर होना चाहिए, वो तो यहाँ पे है नहीं। टर्नओवर सॉरी बोरोइंग के अगर तुम्हारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं भी है और प्राइवेट कंपनी है तो उस केस में तुम्हारी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ के ऊपर ही होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है नहीं। बोरोइंग 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 तुम्हारी होनी चाहिए 50 करोड़ के ऊपर, वो भी इस केस में नहीं है, और देयरफॉर यहाँ पे नहीं होगा, रोटेशन ऑफ ऑडिटर भी अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट की रिक्वायरमेंट भी पूछा था क्वेश्चन में, तो इंटरनल ऑडिट की रिक्वायरमेंट क्या होती है तुम्हारी, मैंने बताया था द पीबीटी गोज ऑन डबलिंग, मतलब द डिपॉजिट अगर मैं पॉट में डालते जाऊँ, अगर मैं डिपॉजिट पॉट में डालते जाऊँ तो डिपॉजिट जितने भी डिपॉजिट करते जाऊंगा ये डबल होते जाएंगे। तो डी से डिपॉजिट हो गया था, पॉट यानी पॉट बोले तो पी से पेड अप शेयर कैपिटल हो गया था, ओ से आउटस्टैंडिंग बोरिंग हो गया था, और टी से टर्नओवर, मतलब मैं वापस एक बार बता देता हूँ, मान लो ये पॉट है अपना, और ये पॉट में तुम जितना डिपॉजिट करते जाओगे ये डबल होते जाएगा। तो डिपॉजिट अगर तुम कहाँ से करना है, डिपॉजिट 25 करोड़ से करना है, तो पॉट से पीओटी से पेड अप शेयर कैपिटल तुम्हारा 50 करोड़ की लिमिट है, वो आउटस्टैंडिंग बोरिंग की तुम्हारी 100 करोड़ की लिमिट है, और टर्नओवर की लिमिट है तुम्हारी 200 करोड़ की। तो टर्नओवर की लिमिट सेटिस्फाई नहीं हो रही है, आउटस्टैंडिंग बोरिंग की भी लिमिट सेटिस्फाई नहीं हो रही है, आउटस्टैंडिंग बोरिंग तो तुम्हारी 42 करोड़ ही हो रही है, लेकिन यहाँ पे डिपॉजिट की अलग से रिक्वायरमेंट है, बोरिंग में यहाँ पे डिपॉजिट नहीं लेते, तो बोरिंग तो तुम्हारी सिर्फ 14 करोड़ की हुई, लेकिन डिपॉजिट की अलग से 25 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, और डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए यहाँ पे उसने सेटिस्फाई कर दी है, विच इज मोर देन 25 करोड़, एंड देयरफॉर दे हैव टू मेंटेन इंटरनल ऑडिट फंक्शन, इंटरनल ऑडिट इनको एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अल्किस लिमिटेड को इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है, बाकी कुछ एप्लीकेबल नहीं है। तो ऑडिट कमिटी नीड्स टू फॉर्म ऑडिट कमिटी गलत हो गया, नीड नॉट फॉर्म ऑडिट कमिटी फर्दर प्रोविजन रिलेटिंग नॉट एप्लीकेबल बोल दिया इंटरनल ऑडिट, ये भी गलत हो गया। नीड नॉट टू फॉर्म ऑडिट कमिटी फर्दर प्रोविजन रिलेटिंग टू रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है ये सही लग रहा है। नीड नॉट फॉर्म ऑडिट कमिटी भी एप्लीकेबल नहीं है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर भी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल ऑडिट आर एप्लीकेबल टू द कंपनी, ये सही आंसर है तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ, अंडर विच सेक्शन ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट मिस्टर सुरेश नीड टू रिपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू द एक्सेस रेम्युनरेशन बीइंग पेड टू मिस्टर महेश। तो मिस्टर महेश एक अपना डायरेक्टर है, डायरेक्टर के साथ क्या हो गया, डायरेक्टर के साथ हमने ना उसको रेम्युनरेशन ज्यादा दे दी। तो तुमको पता होगा अगर ज्यादा रेम्युनरेशन दी जाती है, अगर ज्यादा रेम्युनरेशन ये यहाँ पे दिया हुआ है, इन केस अगर तुमने रेम्युनरेशन ज्यादा दे देते हो तो तुमको कारों के अंदर सेक्शन 197 की रिपोर्टिंग होती है मैनेजर रेम्युनरेशन वाले क्लॉज में। तो मैनेजर रेम्युनरेशन की जो कारों की रिपोर्टिंग होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में तुमको पता होगा इसकी रिपोर्टिंग स्पेसिफिकली बोला गया है कंपनी एक्ट के अंदर में ही कि तुमको इसकी रिपोर्टिंग करनी होगी, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। कारों की जो रिपोर्टिंग होती है प्लस 143 सबसेक्शन 3 की जो रिपोर्टिंग है, ये सब रिपोर्टिंग कहाँ होती है, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो ये कहीं भी यहाँ कहीं ये सब कुछ भी टाइम पास दिया है, तुमको पता होगा कारों की रिपोर्टिंग 143 सबसेक्शन 3, इसकी रिपोर्टिंग अलग से होती है, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, और बाकी रिपोर्टिंग अलग हो जाती है तुम्हारी, ऑल्टर रिस्पांसिबिलिटी पैरा वगैरह अलग हो जाते हैं। देन व्हाट टोटल अमाउंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज नीड टू बी रिपोर्टेड बाय मिस्टर सुरेश एज पर पैरा 3। तो स्टैट्यूटरी ड्यूज कितना दिखाया बताया जाता है, अगर अनडिस्प्यूटेड है अनडिस्प्यूटेड, और वो स्टैट्यूटरी ड्यू जिस दिन ड्यू था वहां से लेकर 180 दिन हो चुका है, यानी 31 मार्च तक अगर 180 डेज हो चुके हैं फ्रॉम द डेट इट बिकम ड्यू, मतलब जिस दिन ड्यू हुआ था वहां से लेके 31 मार्च तक देखो क्या 180 दिन हो गया क्या, अगर हाँ हो गया है तो उस केस में तुमको वो ड्यू अगर पेमेंट अभी भी बाकी है तो रिपोर्ट करना पड़ेगा कारों में, तुमको पेमेंट क्यों अगर बाकी है तो रिपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिमांड फॉर 2018-19 का अनडिस्प्यूटेड है, ये सारे के सारे अनडिस्प्यूटेड है। 25 सितंबर को डेट पेबल थी ड्यू थी, और तुमने 28 मार्च 2021 को पटा दी, 28 मार्च यानी 31 मार्च के पहले पहले पटा दी ना, तो इसकी तो रिपोर्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है। रिपोर्टिंग किसकी होगी, जो 31 मार्च तक नहीं पटी है, एंड
प्लस 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 180 डेज हो चुके हैं, 180 डेज फ्रॉम द डेट इट बिकम ड्यू। तो इसकी तो रिपोर्टिंग होगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी ड्यू ही नहीं बचा, 31 मार्च को ड्यू होना चाहिए पहली बात। दूसरा ये सारे 31 मार्च को ड्यू है, लेकिन अब देखो 31 मार्च को ड्यू था और इसकी ड्यू डेट आई है 3 अक्टूबर को, तो 3 अक्टूबर की ड्यू डेट है। तो एक बार फटाक से देखो 27 अक्टूबर तुम्हारा 27 नहीं सॉरी 28 दिन तुम्हारे करीब करीब हो जाएंगे अक्टूबर के, फिर नवंबर के 30 डेज, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के 28 और मार्च के 31। तो ये तुम्हारे कितने दिन हो जाते हैं एग्जैक्टली क्या ये 180 दिन के ऊपर हो जाते क्या? तो नहीं हो रहे हैं, ये कैलकुलेशन में फंसाने के लिए बोल रहे हैं। 179 डेज हो रहे हैं एग्जैक्टली, तो 180 डेज ड्यू हुए ही नहीं थे एग्जैक्टली एज ऑन 31 मार्च, एंड देयरफॉर ये इसका भी रिपोर्टिंग नहीं होगी। नेक्स्ट बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, ये 20 सितंबर है, 20 सितंबर से 31 मार्च, ऑफकोर्स मोर देन 180 डेज होगा। तुमको कट ऑफ डेट क्या देखनी, 2 अक्टूबर रहता तो तुम्हारी रिपोर्ट हो जाती है, यहाँ पे 3 अक्टूबर था इसलिए यहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं हुई, यहाँ पे इसलिए रिपोर्टिंग नहीं हुई। नेक्स्ट आ जाओ प्रोविडेंट फंड, इसकी रिपोर्टिंग होगी ना कस्टम ड्यूटी की, ये 12 अक्टूबर को, इसकी भी रिपोर्टिंग नहीं होगी। तो कुल मिला के मैं बोलूँ तो सिर्फ इतने अमाउंट की रिपोर्टिंग होगी, 0.8 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, कितने अमाउंट की रिपोर्टिंग होगी, आंसर 0.8 लाख की, इतनी अमाउंट की रिपोर्ट होगी। हाउ मच अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अल्किस लिमिटेड वुड बी लायबल टू पे विद रिस्पेक्ट टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अनपेड डिविडेंड अकाउंट के रिस्पेक्ट में कितना डिविडेंड उसको देना पड़ेगा। तो डिविडेंड अमाउंटिंग टू 1 लाख वाज नॉट क्लेम बाय शेयर होल्डर, तो 30 डेज में अगर तुमको पटा देना चाहिए। पहली बात तो जितने डिविडेंड क्लेम हो चुके हैं तुमको डिक्लेरेशन डेट से 30 डेज के अंदर अंदर तुमको सारे डिविडेंड पटा देने। जो जो डिविडेंड अनक्लेम्ड है उसको तुमको 30 डेज के एंड के बाद, 30 डेज के एंड के बाद विद इन 7 डेज तुमको ट्रांसफर करना होता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। अनपेड डिविडेंड अकाउंट में तुमने ट्रांसफर अगर नहीं किया तो उस केस में तुमको क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है। इंटरेस्ट लगता है तुमको एट द रेट ऑफ 12% मिस्टर रोहित, और उसने टिल 19 जून एंड सो द सेड अमाउंट ऑफ 1 लाख वाज ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑन 31 जुलाई को किया है। तुमको कब कर देना चाहिए था, डिविडेंड अमाउंटिंग टू 1 लाख वाज नॉट क्लेम्ड बाय शेयर होल्डर मिस्टर रोहित टिल 19 जून। तो 19 जून, ये 19 जून कैसे आ रही है देखो, 20 लाख का डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है 20 मई को, 20 मई को मैंने बताया 20 मई से लेके 30 डेज में यानी 19 जून तक तुमको पेमेंट कर दिया जाना चाहिए था। 19 जून से तुमको 7 दिन लेने, 19 जून से तुमको 7 दिन कितने होते हैं, 20 21 22 23 24 25 26, मतलब अगर तुम 26 जून तक ट्रांसफर नहीं करते हो तो उसके बाद से तुमको हर दिन ब्याज पटाना पड़ेगा। कितना ब्याज होगा देख लो, 26 जून से लेकर 31 जुलाई, तो 31 जून जुलाई के ले लो और प्लस 4 दिन तुम किसके ले लो, अपने जून के महीने के ले लो, 4 दिन 30 जून तक जून के महीने के ले लो तो तुम्हारे हो जाते हैं 35 दिन। तो तुम्हारे इंटरेस्ट की लाइबिलिटी का कैलकुलेशन होगा 1 लाख इंटू 35 डेज अपॉन 365 डेज इंटू 12%। एक बार कैलकुलेट करके देखो फटाक से, तो तुम्हारा आंसर आ रहा है 1150 पॉइंट समथिंग, विच इज एक्जैक्टली इक्वल टू 1151, विच इज ऑल्सो गिवन इन आवर ऑप्शन 1151, राइट। तो ये ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा 1151। इसका कैलकुलेशन कैसे हो, 1 लाख जो अनपेड था उसका तुमने कितने दिन डिले किया, 35 डेज डिवाइड बाय 365, क्योंकि 12% क्या है, पर एनम है, 12% पर एनम है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आ जाओ, by what date the amount of interim dividend should have been deposited in the scheduled bank, तो interim dividend should have been deposited in the scheduled bank after being declared। तो तुमको 5 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन डिक्लेयर किया ना डिविडेंड उसके 5 दिन के अंदर अंदर तुमको शेड्यूल्ड बैंक में डाल देना पड़ता है डिविडेंड अमाउंट को। तो कब किया था तुमने, 20 मई को किया था, तो तुमको 25 मई को डाल देना चाहिए था। ए और बी अभी तक सही लग रहा है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि एंड आल्सो बाय व्हाट डेट द अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड अमाउंट शुड हैव बीन ट्रांसफर टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट। तो ये तो मैंने बता दिया ना, 26 जून तक चले जाना चाहिए था, क्योंकि 7 दिन लेना पड़ता है अपन को फ्रॉम द डेट 30 डेज जहां खत्म हो जाते हैं, जहां तक तुमने अनक्लेम डिविडेंड अमाउंट नहीं बांटा 30 दिन खत्म होने के बाद। 30 दिन तुम्हारे खत्म का हो रहे हैं 19 जून को, 19 जून से 7 दिन ले लो तो 26 जून। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। सो यहाँ अपने सारे के सारे एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। आई होप यू रियली एंजॉयड द सीरीज and do recommend this channel, do recommend this video. I have also prepared all the revision videos of all the chapters, सारे सारे चैप्टर के रिवीजन वीडियोस तुमको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट भी मैंने डाली हुई है, तो तुम उसको भी चेकआउट कर सकते हो। बिल्कुल से बहुत आराम से बहुत डिटेल में मैंने रिवाइज करवाया है और बहुत जल्दी रिवाइज करा है, एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। यहाँ पे हमारा 38 मिनट्स में पूरा पूरा केस स्टडी रिवाइज हो गया, चारों के चारों क्वेश्चन, राइट। सो सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, कमेंट करके जरूर जरूर बताना मुझे, कमेंट जरूर करके बताना कि हाउ मच यू लाइक द वीडियो, व्हाट आर द एरियाज फॉर द इंप्रूवमेंट इफ एनी, एंड also share the video with your friends, right। तो टेलीग्राम चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं उसमें डालने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस which is going to be relevant for this particular attempt November 2022। so hope you like the video, till then take care, bye bye।